हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेंद्र सिंह जाट। अपन पढ़ रहे हैं 12th की केमिस्ट्री। इसके अंदर अपन 2-3 चैप्टर पढ़ चुके हैं। आज अपन डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स। जो आवर्त सारणी है उसमें टोटल 4 ब्लॉक हैं, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। तो मैं आपको एक बार आवर्त सारणी का छोटा सा ऐसे रूप बता देता हूँ कि ये एफ और डी वाले ब्लॉक वाले तत्व कहाँ से हैं। यह यहाँ पे मान लो एस ब्लॉक के 2 लाइनें होंगी ऐसे, यहाँ पे एस ब्लॉक हो जाएगा इसके 2। फिर उसके बाद में यहाँ पे ना डी ब्लॉक रहेगा, यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व रहेंगे। और उसके बाद में यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व रहेंगे, यहाँ पे पी ब्लॉक के तत्व रहेंगे। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो 2 लाइनों में आवर्त सारणी में सबसे नीचे रहेंगे, यहाँ पे एफ ब्लॉक के तत्व रहेंगे, ये एफ ब्लॉक ऐसे। तो एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और ये एफ ब्लॉक। आज अपन डिस्कस करेंगे डी एफ, तो ये वाला डी ब्लॉक पूरा यहाँ से ये वाला, और एफ ब्लॉक ये वाला। तो ये चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे डी एंड एफ ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट हैं उनके कैसे क्या करैक्टर होते हैं, वो चीज़ें अपन डिस्कस करेंगे। डी यहाँ पे ये डी ब्लॉक और यहाँ पे ये एफ ब्लॉक। अब डी ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे और एफ ब्लॉक में कौन कौन से एलिमेंट होंगे, है ना। उनको आपको ऐसे ज़रूरी नहीं भाई आप सारे याद रखो, है ना, पर थोड़े थोड़े याद होने ज़रूरी हैं। जैसे मान लो इसकी जो फर्स्ट वाली लाइन है यहाँ पे, ये वाली याद रहनी चाहिए। ये तो ये फर्स्ट वाली लाइन है। ऐसे आवर्त के हिसाब से देखें तो जो डी ब्लॉक है वो कहाँ से शुरू होगा, यहाँ से। तो ये पहला आवर्त जिसमें एक और एक उधर पी ब्लॉक में 2 ही एलिमेंट होंगे, ठीक है। उसके बाद में ये दूसरा आवर्त, ये फिर ये तीसरा आवर्त और ये चौथा आवर्त, 2, 3, 4। तो चौथे आवर्त से शुरू होगा डी ब्लॉक, 4th आवर्त से शुरू होगा। और जो वर्ग होगा वो कौन सा होगा, वर्ग में देखो 1, 2 और 3, तीसरे वर्ग से शुरू होगा, 3rd वर्ग, ठीक है। जो आवर्त सारणी में खड़ी वाली लाइनें हैं वो क्या हैं, वर्ग हैं। और जैसे आडी लाइनें, तिरछी लाइनें, या फिर अपन इसको क्षैतिज लाइनें बोल सकते हैं। क्षैतिज जो लाइनें हॉरिजॉन्टल, उनको अपन क्या बोलते हैं, आवर्त। और जो खड़ी लाइनें है ना वर्टिकल, उनको अपन क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। तो वर्ग में तो कौन सा है, डी ब्लॉक, तीसरे वर्ग में है और चौथे आवर्त में। एक बार मैं इसके डी ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स लिख देता हूं। ये तीसरे आवर्त के तत्व हैं, ये चौथे, पांचवें आवर्त के, छठे आवर्त के, ऐसे। तो ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हुए। उसके बाद में मैंने यहाँ पे तत्व नहीं लिखे, यहाँ पे मैंने कोई से एलिमेंट नहीं लिखे। ये सारे क्या हैं, रेडियो एक्टिव तत्व हैं, इनको याद रखना भी जरूरी नहीं है, ठीक है। तो ये अपना कौन सा हो गया, तीसरा वर्ग हो गया। फिर ये चौथा वर्ग हो गया। फिर ये कौन सा हो गया, 5वां वर्ग। ये कौन सा हो गया, 6वां। ये 7वां, 8वां, 9वां और 10वां, ऐसे। तो टोटल कितने होंगे, 10। ऐसे 10 एलिमेंट हैं टोटल। तो ये तीसरा वर्ग,
चौथा वर्ग, पाँचवां, छठवां, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 11वां और 12वां। तो लेकिन तीसरे वर्ग से लेकर के 12वें वर्ग तक डी ब्लॉक के तत्व हैं। और आवर्त में कौन से आवर्त से? चौथे आवर्त से लेकर के, मतलब चौथा, पाँचवां, छठवां और सातवां, चौथे आवर्त से लेकर के 7वें आवर्त तक क्या हैं? डी ब्लॉक के तत्व हैं। उसके बाद उसके बाद में देखो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो ये, तो ये दो लाइनें जो आवर्त सारणी के नीचे स्थित होती हैं वो एफ ब्लॉक। अब ये जो लाइनें हैं वो लेंथेनम के बाद में आएगा ये 57, तो ये 58 से शुरू होगा और लास्ट कहाँ तक हो गए? टोटल 14 तत्व हैं तो 71 पे। और ये यहाँ पे 90 से शुरू होकर के 103 तक लास्ट का लोरेंशियम, और ये लुटेशियम है ना, वो अगेत्रवा तत्व है। ठीक है, और ये एक्टिनियम के बाद में आएंगे। ठीक है, तो जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो लैंथेनम के बाद में, इसकी ये वाली पूरी सीरीज है इसलिए इसको लैंथेनम के बाद में, इसलिए इसको लैंथेनोइड बोलते हैं। और ये एक्टिनियम के बाद वाले तत्व हैं इसलिए इनको एक्टिनोइड तत्व बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में देखो जो डी ब्लॉक वाले तत्व हैं उन तत्वों के बीच में, मतलब यहाँ से ये वाली लाइन आएगी यहाँ पे, और ये वाली एक्टिनियम के बाद वाली ये वाली जो लाइन है पूरी वो आएगी यहाँ पे, और ये वाली यहाँ पे लाइन आएगी। तो ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो उधर चले जाते, फिर वो पी ब्लॉक वाले और उधर जाते। तो ऐसे मतलब इनबैलेंस सा लगता है। इसकी वजह से अपन ने क्या किया कि इनको नीचे रख लिया, मतलब साइंटिस्टों ने। ठीक है, तो यह चीज़ें हो गई। अब ये कौन सा आवर्त से शुरू होंगे? तो वर्ग तो कौन सा होगा पूरे एफ ब्लॉक का? तीसरा वर्ग। और आवर्त में कौन से में है? तो ये कौन सा आवर्त है? चौथा, पांचवा, छठा। तो छठे आवर्त में, 6th आवर्त में, और ये एक्टिनियम वाला 7वें आवर्त में। तो छठे और 7वें आवर्त के अंदर एफ ब्लॉक के तत्व हुए। वापस से देखो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कौन से आवर्त से शुरू होंगे? चौथे पे। कौन से पे खत्म होंगे? छठे पे। ठीक है, जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं, एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो छठे और 7वें आवर्त में आएंगे। अब वर्ग के हिसाब से देखें तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं, ये डी ब्लॉक के तत्व हैं वो कौन से वर्ग में आ रहे हैं? तीसरे में। तीसरे वर्ग से लास्ट कहाँ तक हैं? 12वें वर्ग तक। और जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं वो कौन से वर्ग में हैं? तीसरे वर्ग के सारे तत्व हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई। उसके बाद में जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी अपन एक एक करके इनका अध्ययन करेंगे। तो अध्ययन करने से पहले अपन इसका क्या लिख लेते हैं? इनके जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख लेते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या है? सबसे इम्पोर्टेंट। अगर अपन इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है ना, फिर अपन इसकी त्रिज्या का अध्ययन करेंगे, फिर इसकी आयनिक त्रिज्या का अध्ययन करेंगे, है ना, फिर इसके उत्प्रेरकीय गुणों का अध्ययन करेंगे, उत्प्रेरकीय गुणों का अध्ययन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में इनकी जो मिश्र धातु बनाने की प्रकृति है उसका अध्ययन करेंगे। उसके बाद में अपन इसका संकुल यौगिक बनाने की जो प्रवृत्ति है, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति है उसका अपन क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे। संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति का अध्ययन करेंगे। तो ये सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे इसके अंदर। ठीक है, उससे पहले अगर कोई छोटा क्वेश्चन हो तो वो यहाँ से पूछा जाता है, भाई डी ब्लॉक के तत्व कौन से आवर्त में है,
कौन से वर्ग से शुरू होते हैं, कौन से आवर्त से शुरू होते हैं, ए ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग में पाए जाते हैं, डी ब्लॉक के तत्व कौन से वर्ग पे जाके खत्म होते हैं, ए ब्लॉक के तत्व कहाँ खत्म होते हैं, कहाँ से शुरू होते हैं, कौन से वर्ग से शुरू होंगे, कौन से आवर्त से शुरू होंगे, कौन से वर्ग पे खत्म होंगे, कौन से आवर्त पे खत्म होंगे, ऐसे करके क्वेश्चन पूछते हैं। तो अपन सबसे पहले अपन अब डी ब्लॉक के ही तत्व पढ़ेंगे, तो बाकी सब चीज़ें हटा करके अपन क्या पढ़ेंगे, डी ब्लॉक का सबसे पहले तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, डी ब्लॉक के तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। देखो ये एक लाइन है फर्स्ट वाली, मतलब इसको 3D सीरीज बोलते हैं। 3D सीरीज ही क्यों बोलते हैं, इसका रीजन बताता हूँ मैं अभी आपको। जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनको बोलते हैं 3D सीरीज। 3D सीरीज मतलब तीसरी श्रेणी, या फिर 3D 4D 5D, ऐसे 2D तो होती नहीं है ना। तो ये चौथे आवर्त में है, और 3D इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनका जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो 3D में जाता है, इसलिए इसको 3D सीरीज बोलते हैं, है ना। तो 3D श्रेणी भी बोलते हैं। इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है कौन सा, NS1 और 2, मतलब NS में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे, और N-1D में 1 से लेकर के 10 तक इलेक्ट्रॉन होंगे। यह इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। N का मतलब, N किस चीज़ को बताता है, आवर्त को। N किस चीज़ को बताएगा, आवर्त को बताएगा, ठीक है। तो अब अपन अगर मान लो स्कैंडियम का लिखें सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो NS1 और 2, मतलब या तो 1 आता है या फिर 2 आता है। अगर इससे पहले मान लो कैल्शियम मैं एक बार लिख लूँ, और कैल्शियम का पूरा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिख देता हूँ, उसमें क्या आएगा 4s2। जो 20वां इलेक्ट्रॉनिक विन्यास रहेंगे उसमें क्या आएगा 4s2। तो इसमें 4s2 तो आएगा ही आएगा, क्योंकि चौथे आवर्त का है तो 4 आ जाएगा। और N-1, तो N-1 क्या हो जाएगा 3D और 1, तो ये 21 हो जाएंगे। जो 20 तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ते हैं ना, वो अंतिम आता है 4s2, है ना। तो ये 20 तक भरा, और अभी स्कैंडियम कितना है 21वें नंबर, तो एक बार दिया इसके अंदर। तो NS1 और 2, 1 तो केवल यहाँ पे क्रोमियम और कॉपर में आता है, बाकी सब में NS2 ही आएगा इसमें, है ना। ये अपवाद की वजह से क्रोमियम और जो कॉपर है उसमें NS1 आता है, मतलब 4s1 जो है वो किस में आएगा, क्रोमियम में और कॉपर में। बाकी सब में क्या आएगा, NS2 ही आएगा, मतलब 4s2 ही आएगा। अब जो अपन टाइटेनियम का लिखेंगे, ये स्कैंडियम का लिख दिया। अब टाइटेनियम का देखो, टाइटेनियम का 4s2 और 3d2 हो जाएगा। फिर वेनेडियम का देखेंगे तो 4s2 और 3d3 आ जाएगा। फिर क्रोमियम का देखेंगे तो इसमें मैंने अलग से क्या बता रखा है, 4s1 और 3d5 आ जाएगा। रियल में अपने हिसाब से क्या होना चाहिए था, 4s2 और 3d4 होना चाहिए था, लेकिन फिर भी ये सही है और ये क्या है, गलत है। इसके गलत होने का क्या कारण है, इसमें देखो कितने इलेक्ट्रॉन हुए, 20 और 4 24, और इसमें भी 20 और 19 और 5 24, लेकिन फिर भी अपन ने इसको सही माना, क्योंकि जो अर्धपूरित और जो पूर्णपूरित विन्यास होते हैं वो क्या होते हैं, ज़्यादा स्थायी होते हैं। अर्धपूरित मतलब आधा भरा हुआ कोई भी कक्षक हो तो वो ज़्यादा स्थायी होगा। तो डी में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, 10, और भरे कितने 5, तो ये ज़्यादा स्थायी है, ठीक है। इसी प्रकार से इसका भरेंगे मैग्नीज का, तो 4s2 और 3d कितना आ जाएगा 5। फिर आयरन का भरेंगे तो 4s2 3d6, है ना। फिर कॉपर, इसका कोबाल्ट का भरेंगे तो 4s2 3d7। उसके बाद में निकल का 4s2 3d8। उसके बाद में कॉपर का 4s2 3d9। ये भरना चाहिए था, लेकिन ये क्या है, गलत। क्या भरेंगे, 4s1 और 3d10 भरेंगे। उसके बाद में जिंक का 4s2 और 3d10। ऐसे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अपन सबका भर लेंगे, ठीक है। इसके नीचे अगर कोई एलिमेंट आएगा तो उसमें क्या आ जाएगा 5s2, जो स्कैंडियम के जो नीचे आएगा उसका 5s2 और 5d2,
ऐसे, इसके टाइटेनियम के जो नीचे आएगा, स्कैंडियम के नीचे 4s2 की जगह 5s2 और यहाँ पे 4d1 आ जाएगा। ऐसे ही अगर क्रोमियम के नीचे वाले का भरेंगे तो 5s1 और ये 5d1, 5d5, 4d5 ऐसे आएगा। मतलब एक एक आवर्त की संख्या बढ़ानी, क्योंकि ये चौथे आवर्त के, फिर ये पाँचवें आवर्त के, फिर छठे आवर्त के ऐसे। तो पाँचवें आवर्त में यहाँ पे 5 तो यहाँ 4 आ जाएगा। बाकी ऐसे कैसे चलेंगे, है ना, एक दो अपवाद आएंगे वो अपन बाद में देख लेंगे। तो ये इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बढ़ने का तरीका हुआ। अब देखो यहाँ पे मैग्नीज तक क्या है, एक एक इलेक्ट्रॉन है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है मैग्नीज तक। मैग्नीज के बाद में यहाँ पे देखो डी में 1 है, फिर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, इस प्रकार से। जैसे डी है तो 5 इलेक्ट्रॉन जब तक 3d में भरेंगे तब तक तो अयुग्मित ही रहेंगे। एक तो अयुग्मित है, जैसे इसका स्कैंडियम का, फिर टाइटेनियम के ये 2 भरे तो ये भी अयुग्मित है, फिर ये 3 भरे अगले वाले का, फिर इसके अगले वाले का, और फिर इससे अगले वाले का क्या भरे 5। तो यहाँ मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, चाहे 1 भरे, 2 भरे, 3 भरे, 5 तक। जैसे ही अपन किसके ऊपर गए, आयरन के ऊपर, तो 6 इलेक्ट्रॉन हुए, तो छठा इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, युग्मन दर्शाया, ये ठीक है। फिर 7वां इलेक्ट्रॉन वापस से युग्मन दर्शाया ऐसे, फिर 8वां, फिर 9वां, है ना, और 10वां, ऐसे ऐसे युग्मन होता जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। तो यहाँ तक मैग्नीज तक क्या होता है, युग्मन नहीं होता है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होंगे। मैग्नीज के बाद में जो आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक है, उसमें क्या होता है, युग्मन होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ें हुई, इससे पहले कोई युग्मन नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हुआ। उसके बाद में अपन अगली चीज़ पढ़ेंगे, इसकी क्या, त्रिज्या, परमाणुवीय त्रिज्या। इसकी त्रिज्या देखो, अब त्रिज्या का अपन जब भी अध्ययन करते हैं तब अपन 2 तरीके से करते हैं कि अब एक तो अपन आवर्त में बाएं से दाएं जाएंगे तब त्रिज्या बढ़ेगी घटेगी, क्या होगा, या फिर अपन एक ही वर्ग में ऊपर से नीचे जाएंगे तब त्रिज्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। अपन 2 ही तरीके से देखते हैं। तो एक तो बाएं से दाएं एक ही आवर्त में अगर अपन जा रहे हैं तो त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी, और एक ऊपर से नीचे अगर अपन एक ही वर्ग के अंदर जा रहे हैं तब त्रिज्या बढ़ेगी या घटेगी। ये चीज़ें अपन देखेंगे, ठीक है। तो ये देखो, अगर अपन एक ही आवर्त के अंदर बाएं से दाएं जाएं तब त्रिज्या के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। देखो अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं तो कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही है। कैसे नहीं बढ़ रही है, अपन ने अभी ये पूरी लाइन लिखी थी, 4s और 3d आया था, तो ये जो 4 पहले लिखा हुआ है किसको बताता है, आवर्त को, और आवर्त किस चीज़ को बताता है, जितने आवर्त होते हैं उतने ही कोषों की संख्या होती है। ठीक है, जैसे अगर मैं ऐसे बोलूँ ns है ना, तो n है ना, n क्या बताएगा, आवर्त को बताएगा, और ये जो n है वो किसकी, कोषों की संख्या को बताएगा, कोषों की संख्या को बताएगा। इसका मतलब ये है कि इसमें अधिकतम कितने कोष हो सकते हैं। तो स्कैंडियम है ना, उसमें अधिकतम कितने कोष हो सकते हैं, 4 कोष हो सकते हैं। ठीक है, मतलब 4, जो इलेक्ट्रॉन बाह्यतम कोष होगा वो कितना होगा, जिसमें इलेक्ट्रॉन रहेगा जिस बाह्यतम कोष में, वो कितना होगा, 4 होगा। टाइटेनियम में कितना होगा, इसमें भी 4 होगा। तो इधर जाएंगे तो कोषों की संख्या क्या है, नियत, कोषों की संख्या, कोषों की संख्या क्या है, नियत है। ठीक है, और अगर अपन एक ही आवर्त में जा रहे हैं, है ना, तो वर्ग तो वो कोषों, वर्ग में तो अपन चेंज कर ही नहीं रहे, कोषों की संख्या नियत है, कोषों की संख्या नियत है, फिर भी इसका नाभिकीय आवेश बढ़ रहा है। इसमें कितने, मतलब नाभिकीय आवेश का क्या मतलब होता है, जैसे मान लो ये स्कैंडियम है, ये स्कैंडियम है, ये इसका स्कैंडियम का नाभिक है ना, और नाभिक में कितने प्रोटॉन होंगे, 21, है ना, 21वें नंबर पे तो 21 प्रोटॉन होंगे, है ना, और फिर न्यूट्रॉन होंगे कुछ 21-22 के आसपास। फिर ये बाह्यतम कोष n बराबर 1 होगा, या n बराबर 2 होगा, n बराबर 3 होगा, ऐसे। फिर आगे वाला क्या होगा, n बराबर 4 हो जाएगा, ऐसे n बराबर बढ़ते जा रहे हैं। अब ये जो प्रोटॉनों की संख्या है वो इन जो बाह्यतम कोष के या इस कोष के, इसके ये जो इलेक्ट्रॉन है उन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेगा, अंदर की तरफ खींचेगा। तो जैसे जैसे अपन इस साइड में जाएंगे, जैसे जैसे अपन इस साइड में जाएंगे,
कोष वही रहेगा चौथाई, ठीक है। लेकिन इसमें स्कैंडियम अगर तत्व है, स्कैंडियम अगर यहाँ पे है तो 21 होंगे, अगर टाइटेनियम होगा तो 22 होंगे, ऐसे ही क्रोमियम होगा तो कितने होंगे 24 होंगे, ऐसे ही ये जो कॉपर है अंत वाला वो होंगे तो क्या होंगे 29 होंगे प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को क्या करेंगे अंदर की तरफ खींचेंगे, तो स्कैंडियम 21 इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन अंदर की तरफ खींच रहे थे, फिर अपन उस साइड में गए तो कॉपर में कितने 29 खींच रहे थे, फिर जिंक में जाएंगे तो 30 अंदर की तरफ खींचेंगे, तो इधर प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता जाएगा। प्रभावी नाभिकीय आवेश का मतलब एक तरह से इसका प्रोटॉनों की संख्या बढ़ रही है, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करता है। तो ये जो आवर्त है, ये जो कोष है चौथा, वो यहाँ ना होकर के जैसे जैसे अपन आगे की तरफ जाएंगे ना, वैसे वैसे ये कोष यहाँ वाली जगह से थोड़ा अंदर की साइड में शिफ्ट हो जाता है। तो पहले इसकी त्रिज्या कितनी थी, यहाँ पे इतनी त्रिज्या थी यहाँ तक, ठीक है। अब इसकी त्रिज्या कितनी है, इतनी, ये थोड़ी सी इतनी कम हो गई। इतनी कम होने की वजह क्या है, नाभिकीय आवेश। तो अपन बाएं से दाएं जैसे जा रहे हैं, बाएं से दाएं जैसे जाएंगे तो वैसे क्या होंगे, इसके अंदर प्रोटॉनों की संख्या क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो नाभिकीय आवेश इसका बढ़ता जाएगा। नाभिकीय आवेश जैसे जैसे इसका बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ही क्या होता जाता है, नाभिकीय आवेश बढ़ने से ये जो कोष है उसको अंदर की तरफ खींचना शुरू होता है और ये धीरे धीरे अंदर की साइड में शिफ्ट होता जाता है। तो एक मतलब एक तरह से इसकी परमाणु त्रिज्या क्या होनी चाहिए, घटती जाती है। तो इसमें नाभिकीय आवेश जैसे अपन बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो नाभिकीय जो आवेश है, नाभिकीय आवेश है वो क्या होता है, बढ़ता जाता है। नाभिकीय जो आवेश है वो क्या होता है, लगातार बढ़ता है, ठीक है, लगातार बढ़ता है। अगर नाभिकीय आवेश बढ़ता है तो ये अंतराणविक जो आकर्षण बल है, वो आकर्षण बल है वो बढ़ता जाएगा। आकर्षण बल बढ़ता जाएगा तो जो परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या है वो क्या होगी, घटेगी। परमाणु की त्रिज्या होगी वो क्या होगी, घटती है। परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, घटती है। अभी भी इसका देखो एक मजे लायक चीज अभी तक भी बची हुई है। अपन ने यहाँ तक पढ़ लिया कि जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं वैसे वैसे प्रोटॉनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। प्रोटॉनों की संख्या लगातार अगर बढ़ती जा रही है तो प्रभावी नाभिकीय आवेश लगातार बढ़ता जा रहा है। प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ने से क्या हो रहा है कि कोषों की संख्या तो नियत है, वही चौथा आवर्त है, सारे तत्वों के अंदर चौथा ही आवर्त है, तो जो बाह्यतम कोष है वो चौथा ही है, लेकिन नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है। नाभिकीय आवेश बढ़ता जा रहा है तो ये थोड़ा सा अंदर की साइड में क्या हो जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो ये परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाएगी, घटती जाएगी। अब तक की थ्योरी के हिसाब से अपन ने ये देखा है कि जैसे जैसे अपन बाएं से दाएं जाएंगे वैसे वैसे परमाणु की त्रिज्या लगातार क्या होगी, घटती जाएगी। लेकिन ऐसा होता नहीं है। मैग्नीज तक क्या होता है, लगातार घटती जाएगी, उसके बाद में कुछ परिवर्तन होते हैं, कुछ विचलन होते हैं। उनका क्या कारण है ये देखो। तो मैग्नीज तक, यहाँ पे अपन लिख देंगे मैग्नीज तक, मैग्नीज तक क्या होगा, लगातार परमाणु त्रिज्या घटती जाएगी। इसके बाद में FeCO का कुछ और होगा, Cu और Zn का कुछ और होगा। अब कुछ और होने का कारण क्या है भाई, ऐसे तो है नहीं भाई ये परमाणु त्रिज्या अगर अपने यहाँ तक पढ़ाई की घट जाएगी तो हो सकता है बढ़ती हो, ये हो सकता है बराबर रह रही हो, नहीं बढ़ रही हो, है ना। तो इन चीज़ों का कारण क्या है कि ये मान लो अपन बाएं से दाएं जा रहे हैं, है ना, और अपन ने अभी पढ़ाई की घटनी चाहिए। इसमें एक और लॉजिक लगेगा। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि मैग्नीज तक अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जो 3D है उसमें कैसे इलेक्ट्रॉन रहेंगे, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन रहेंगे। मैग्नीज के बाद में FeCO और Cu-Zn, यहाँ तक क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या अयुग्मित ना होकर के क्या होने लग जाती है, युग्मित होने लग जाती है। क्योंकि ये 5 तक इलेक्ट्रॉन मिले, इसका अंतिम इलेक्ट्रॉन क्या था, 4s2 3d5 था, इसका 4s2 3d6 था। तो 6 होते ही क्या हो जाएगा, ऐसे 1 2 3 4 5 और छठा क्या हो गया, युग्मन। अब जैसे CO में जाएंगे तो वापस युग्मन, Na में जाएंगे तो वापस युग्मन, ऐसे युग्मन होते जाएंगे। तो युग्मन होने से क्या होता है कि जो प्रतिकर्षण बल है वो बढ़ता जाता है। मान लो NS ये था, बाह्यतम कोष कौन सा था, ये था, और अपन ने मैग्नीज तक पढ़ा कि यहाँ पे शिफ्ट हो गया, परमाणु की त्रिज्या घट गई। अब वापस से देखो
वापस से अपन ने देखा कि ये n = 4 है और चौथा आवर्त है, इसमें वही 1 या 2 इलेक्ट्रॉन है। अब ये जो 3D के, ये जो 3D है n = 3, यही तो है। तो मैग्नीज तक क्या था, इसके अंदर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन थे, एक एक इलेक्ट्रॉन थे अंदर वाले। लेकिन मैग्नीज के बाद में FeCO Ni मतलब आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, इनमें क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन बढ़ने लगता है। इलेक्ट्रॉन क्या होने लग जाते हैं, युग्मित होने लग जाते हैं। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन युग्मित होंगे वैसे ही क्या होगा, इनका प्रतिकर्षण बल बढ़ेगा। एक तो जैसे ये एक ही इलेक्ट्रॉन रहे इस पूरी कक्षा के अंदर और एक 2 रहे, एक तरह से आप ऐसे मानो एक कमरा है अपना, है ना, मतलब उसमें मान लो कैपेसिटी है 5 स्टूडेंट बैठने की, ठीक है, और एक तो है मान लो वो 5 ही बैठे हैं। एक उसमें अगर मान लो 10 स्टूडेंट ला के बिठा दें तो उनमें प्रतिकर्षण होगा ना, ऐसे धक्का मुक्की होगी। मान लो 100 बैठते हैं, है ना, और 200 बैठा दिया उसके अंदर, है ना, तो ऐसे धक्का मुक्की होने लग जाएगी, ऐसे भाई हटो हटो, है ना। तो उसकी वजह से क्या होगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण होगा। अब ये जो प्रतिकर्षण लगेगा वो बाह्य वाले इलेक्ट्रॉनों के ऊपर लगेगा, ठीक है, इस इलेक्ट्रॉनों के ऊपर। मतलब नाभिकीय जो आवेश है वो उस बाह्यतम कोष को अंदर की तरफ खींच रहा है, लेकिन ये जो 3D के इलेक्ट्रॉन है अंदर वाले, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इसको बाहर की तरफ रिपेल करेंगे, बाहर की तरफ क्या करेंगे, प्रतिकर्षण करेंगे। इनके बाहर की तरफ प्रतिकर्षण करने से क्या होगा, ये आना नहीं चाहिए था यहाँ पे, लेकिन ये यहाँ नहीं आ पाता, थोड़ा पीछे ही रह जाता है। मतलब इसको सिकुड़ जाना चाहिए था, लेकिन ये सिकुड़ता नहीं है। और इसका कारण क्या है नहीं सिकुड़ने का, नहीं सिकुड़ने का कारण क्या है कि ये जो 3D है उसमें क्या होने लगता है, युग्मन, इलेक्ट्रॉनों का युग्मन होने लग जाता है। तो देखो स्कैंडियम तक तो अपन ने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन लगातार घटने लग गए, ये मतलब ये जो नाभिक की त्रिज्या है वो लगातार घटेगी। उसके बाद में FeCO और Ni, इन तीनों की त्रिज्या लगभग बराबर होती है। FeCO और Ni, इन तीनों की त्रिज्या क्या होती है, लगभग बराबर। इसके बराबर होने का कारण क्या है, आंतरिक जो कोष है, या इसको बोलते हैं उपांत्य कोष, आंतरिक कोष या उपांत्य कोष। आंतरिक कोष का मतलब क्या होता है, जो ये जो बाह्यतम कोष है उसके जस्ट अंदर वाला, तो इसको या तो आंतरिक कोष बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, उपांत्य कोष, उपांत्य कोष। तो FeCO और जो Ni है उसके जो इलेक्ट्रॉन है वो युग्मित होते हैं, उसके बाद में Cu और Zn के भी युग्मित होते हैं। तो इसके युग्मन के कारण से इनकी त्रिज्या घटने के बराबर, घटने के ना घट करके क्या होती है, बराबर होती है, ठीक है, घटने के बजाय बराबर होती है। और बराबर होने का कारण क्या है, इनके सबके लास्ट वालों के क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन, ठीक है। उसके बाद में ये जो कॉपर और जो जिंक है, कॉपर और जो जिंक है उनकी त्रिज्या इनसे क्या होती है, बड़ी होती है, उनकी त्रिज्या इससे क्या होती है, बड़ी होती है। और इसका भी अगर अपने को रीजन पूछे कि भाई ये जो है इसका रीजन क्या है, तो इसका भी रीजन क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन है, इसका भी क्या रीजन है, युग्मित इलेक्ट्रॉन। तो अब क्वेश्चन कैसे आता है इस पूरी परमाणुीय त्रिज्या से, आपको ऐसे पूछा जाएगा, परमाणुीय त्रिज्या किसे कहते हैं, या आयनिक त्रिज्या किसे कहते हैं, या परमाणुीय त्रिज्या किसे कहते हैं। और 3D श्रेणी या सामान्यतः बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या घटती है, लेकिन 3D श्रेणी में परमाणुीय त्रिज्या में विचलन पाए जाते हैं, उनका कारण बताइए। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है, 2 या 3 नंबर का। या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है कि आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर 3D में श्रेणी में जो परमाणु त्रिज्या में जो विचलन है वो विचलन बताओ। या फिर आपको ऐसे पूछा जा सकता है FeCO और Ni, इनकी त्रिज्या लगातार घटनी चाहिए लेकिन बराबर है, क्यों। या फिर ऐसे पूछा जा सकता है कि Cu और जो Zn है, कॉपर और जो जिंक है, उसकी जो त्रिज्या है वो क्या होती है, लगातार बाएं से दाएं जाने पर घटनी चाहिए, है ना। तो निकल और कॉपर और जिंक, इनकी त्रिज्या घटनी चाहिए। या फिर यहाँ से बता देगा कि भाई इस आवर्त सारणी के अंदर ऐसे ये 10वां 11वां 12वां, तो ऐसे घटना चाहिए 10वें 11वें 12वें आवर्त इस वर्ग के अंदर जो त्रिज्या है उसका क्रम घटना चाहिए लेकिन बढ़ता है, ऐसा क्यों है। ऐसे कुछ भी कर करके इसका रीजन पूछेगा कुल मिला करके। या फिर ऐसे पूछ सकता है कि स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक तो घटती है, उसके बाद में बराबर रहती है, उसके बाद में बढ़ती है, ऐसा क्यों है। सब भी कैसे भी घुमा फिरा करके पूछे, आंसर वही आएगा। स्कैंडियम से लेके मैग्नीज तक लगातार प्रभावी नाभिकीय आवेश बढ़ता है, कोषों की संख्या
नियत रहती है, प्रभावी नाभिक का आवेश बढ़ता है, इस वजह से क्या होती है, परमाणु त्रिज्या घटती है। Fe, CO, Ni, Cu और Zn इन परमाणुओं के अंदर युग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उपांत्य कोश में या फिर आंतरिक कोश में। इस उपांत्य कोश के इलेक्ट्रॉनों के कारण या आंतरिक कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं वो युग्मित अवस्था में पाए जाते हैं और इन युग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से Fe, Co और Ni की त्रिज्या तो क्या होती है, बराबर होती है, और Cu और जो Zn है उनकी त्रिज्या क्या होती है, बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो ये यहाँ तक हुआ परमाणु की त्रिज्या का। अगर अपन बाएं से दाएं जाएंगे तब क्या होगा। ठीक है, तो अपन ने यही देखा है कि भाई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से जुड़ा हुआ पॉइंट परमाणु की जो त्रिज्या है वो। उसके बाद में अपन देखेंगे क्या, आयनिक विभव या आयनिक विभव, या फिर इसको अपन बोल देते हैं आयनन ऊर्जा, या इसका एक और नाम होता है आयनन एंथैल्पी। ये तीन नाम होते हैं, तीनों एक सी बात है ये, है ना। तो ये चीजें अपन देखेंगे। अब कौन कौन सी, आयनिक त्रिज्या, अब ये आयनिक विभव, आयनन एंथैल्पी और आयनन ऊर्जा, ये तीन चीजें अपन देखेंगे। देखो आयनन ऊर्जा, आयनन एंथैल्पी और आयनन जो विभव है ये देखेंगे, पर इससे पहले अपन ये जो त्रिज्या है उसका एक छोटा सा पॉइंट और रह गया त्रिज्या का, कि भाई अपन बाएं से दाएं वाला पढ़ लिया। अब अपन कौन सा पढ़ेंगे, ऊपर से नीचे जाने पर त्रिज्या का क्या प्रभाव होगा। ऊपर से नीचे जाने पर जो त्रिज्या है वो कैसे परिवर्तित होती है। तो जैसे अपन ये वाले वापस से लें, ये अपन ने ये वाला पढ़ लिया, बाएं से दाएं जाने पर त्रिज्या का क्या प्रभाव पड़ेगा। अब अपन ये देखेंगे कि ऊपर से नीचे जाने पर परमाणु त्रिज्या पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, वो मैं अब वापस से पूरा नहीं बनाऊंगा, एक बार मैंने बना दिया आपको। ठीक है, ये मैंने पूरा बना दिया, मान लो ऐसे। ठीक है, तो अब अपन जाएंगे ऊपर से नीचे। तो चौथे आवर्त से अपन कौन से में जाएंगे, पांचवें आवर्त में, और पांचवें से कौन से में जाएंगे, छठे आवर्त के अंदर। ठीक है, चौथे आवर्त से अपन पांचवें में, पांचवें से छठवें में, या फिर जो ये सीरीज है उसको बोलते हैं 3D श्रेणी। 3D की श्रेणी क्यों बोलते हैं, क्योंकि इनका अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में जाता है, 3D में जाता है। तो अपन 3D से किस में जाएंगे, 4D में, और 4D से किस में जाएंगे, 5D के अंदर जाएंगे। ठीक है, अब 3D श्रेणी से 4D श्रेणी में, 4D श्रेणी से 5D श्रेणी में जाएंगे तो परमाणु त्रिज्या है उसका क्या प्रभाव होता है, बढ़ेगी, घटेगी, नियत रहेगी, क्या होना चाहिए और रियल में क्या होता है, इन चीज़ों को अपन देखेंगे। देखो अपन गए इस साइड में, अपन इस साइड में गए तो ये चौथा आवर्त है, तो बाह्यतम कोष कौन सा था, 4, इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, 5, और इसका बाह्यतम कोष कौन सा है, 6। तो लगातार कोषों की संख्या बढ़ रही है। तो ऊपर से नीचे जाने पर जो कोषों की संख्या है, वो लगातार बढ़ती है, कोषों की संख्या लगातार बढ़ती है। अब कोषों की संख्या अगर बढ़ेगी तो जनरल सी बात है परमाणु त्रिज्या बढ़ेगी। मान लो ये नाभिक है, उसके बाद में एक ही कोष था, उसके बाद में अगर 2 कोष हुए, 3 कोष हुए, तो परमाणु का आकार बढ़ता जा रहा है। एक कोष इतना सही था, दूसरा कोष हुआ तो इतना हो गया, तीसरा हो गया तो इतना हो गया, चौथा आएगा तो और आप परमाणु त्रिज्या बढ़ जाएगी, 5वां आएगा तो और बढ़ जाएगी, छठा आएगा तो और बढ़ जाएगी, ऐसे। ठीक है, तो ये परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, लगातार बढ़ेगी। अब अपन 3D से 4D में जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ेगी। अब 4D से 5D में जाने पर भी परमाणु त्रिज्या बढ़नी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं है। बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ती नहीं है, कोषों की संख्या बढ़ती है। तो जो परमाणु की त्रिज्या है वो सामान्यतः
सामान्यतः परमाणु की त्रिज्या क्या होती है, बढ़ती है। पूरी आवर्त सारणी के अंदर अपन देखते हैं एस ब्लॉक में भी पी ब्लॉक में भी कि अपन जब ऊपर वाले कोष से या ऊपर वाले आवर्त से नीचे वाले आवर्त में आते हैं, फिर उससे नीचे वाले आवर्त में आते हैं, तो जो कोषों की संख्या वो लगातार बढ़ती है और परमाणु की त्रिज्या लगातार बढ़ती है। इसमें भी 3D से 4D में अगर अपन जाते हैं तो परमाणु की जो त्रिज्या है वो बढ़ती है 4D से, लेकिन जब 5D में अगर अपन जाते हैं तो परमाणु की त्रिज्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ती नहीं है। ना बढ़ने का कारण क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। इसमें 3D से 4D की जो त्रिज्या होगी वो ज़्यादा होगी, लेकिन 4D और 5D की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बराबर होगी। इसका कारण पूछा जाता है। दूसरे शब्दों में इस जो टाइटेनियम है उससे ज़्यादा त्रिज्या होगी ZR की, और जो हाफनियम है ये जर्कोनियम उसकी ज़्यादा होगी। इससे ज़्यादा होनी चाहिए थी हाफनियम की, लेकिन होती नहीं है, और इन दोनों की त्रिज्या क्या होती है, बराबर होती है। इन दोनों की त्रिज्या बराबर होती है। अब इसका कारण पूछा जाता है। अब ये ऐसे नहीं भाई इसके अंदर ही लगेगी, ये बात यहाँ से लेकर के ZN तक सारी चीज़ों में लगेगी। मतलब ये जो वेनेडियम है उससे NB में अब अगर अपन जाएंगे तो त्रिज्या बढ़ती है। अब इसमें TA में जाएंगे ना तो त्रिज्या बढ़नी चाहिए लेकिन बढ़ती नहीं है, NB और TA की त्रिज्या बराबर होती है। ऐसे ही इसमें यहाँ से लेकर के यहाँ तक सब में सेम चलेगी। ZN जो है उससे त्रिज्या कैडमियम की ज़्यादा होगी, और कैडमियम है उससे ज़्यादा होनी चाहिए मरकरी की, लेकिन मरकरी की त्रिज्या ज़्यादा ना हो करके बराबर हो जाती है मरकरी की त्रिज्या, है ना। इनका कारण पूछा जाता है। कारण इसमें से कोई से भी तत्व ले लेगा और पूछ लेगा कि भाई इन दोनों की त्रिज्या बराबर क्यों होती है, या फिर ऐसे पूछे कि नीचे जाने पर त्रिज्या बढ़नी चाहिए थी लेकिन बढ़ती नहीं है, घट क्यों जाती है, या फिर बराबर क्यों हो जाती है। या फिर कोई तत्व देख के पूछ लेगा भाई इस क्रिस की त्रिज्या बढ़ रही है तो इस क्रिस की भी बढ़नी चाहिए, बराबर क्यों हो गई, ठीक है। या फिर ऐसे 3 तत्व दे देगा, ऐसे मान लो ये तीनों तत्व दे दिए और फिर इसमें परमाणु की त्रिज्या का क्रम पूछ लिया, तो पहले तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और फिर परमाणु की त्रिज्या बराबर हो जाएगी। ऐसे आपको सोल्व करना होता है। अब इसके बाद में देखो ऊपर से अगर अपन नीचे जाएंगे तो कोषों की संख्या बढ़ती है और परमाणु की त्रिज्या भी सामान्य तो बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे क्या बढ़ती नहीं है। और नहीं बढ़ने का कारण क्या है, लेंथेनोइड संकुचन। लेंथेनोइड संकुचन जो ZR है उससे त्रिज्या जो HF है उसकी त्रिज्या बड़ी होनी चाहिए लेकिन बराबर होती है, और इसका कारण क्या है, लेंथेनोइड संकुचन। लेंथेनोइड संकुचन, लेंथेनोइड संकुचन। अब ये लेंथेनोइड संकुचन क्या होता है, लेंथेनम के बाद में जो तत्व आते हैं उनको क्या बोलते हैं, लेंथेनोइड तत्व बोलते हैं। और इसके बाद में जो तत्व अपन ने यहाँ पे जो बनाए थे अभी, वो किसके तत्व हैं, आवर्त सारणी के F ब्लॉक के तत्व हैं। उनकी संख्या कितनी है, अभी अपन थोड़ी देर पहले देखी, 14 उनकी संख्या है। तो इनकी जो संख्या 14 है ना, और इसमें 14 तत्व यहाँ आएंगे, उसके बाद में HF आएगा, ये 57, उसके बाद में यहाँ पे Ce से लेकर के लुटेशियम तक के तत्व आएंगे 58 से लेकर के 71 तक। उसके बाद में जो HF है वो 72वें नंबर पे आएगा। तो 72वें नंबर पे आएगा तो ZR से HF में कोष की संख्या 1 बढ़ी, लेकिन नॉर्मली क्या होता है, बाएं से दाएं जाने पर एक ही नाभिकीय आवेश बढ़ता है। परमाणु प्रोटॉन की संख्या नाभिक में एक ही बढ़ती है। यहाँ पे कितनी बढ़ रही है, 14 बढ़ रही है एक साथ। 14 बढ़ने से क्या होगा, नाभिकीय आवेश बढ़ेगा, और जो एक कोष बढ़ करके त्रिज्या बढ़नी चाहिए थी वो बढ़ करके वापस अंदर में आकर्षण हो जाएगा, और परमाणु की त्रिज्या वहीं पे आकर के क्या हो जाएगी, रुक जाएगी, है ना। मतलब आकार जो है ना वो बराबर हो जाएगा। इसको वापस से देखो, मान लो अपने पास में ये है जर्कोनियम, ठीक है, ये अपने पास में क्या है, जर्कोनियम, और इसमें 5वें आवर्त का तत्व है। तो मान लो ये 5 आवर्त हैं इसमें, 1 2 3 4 और 5, ये ऐसे पूरे गोलाकार है ऐसे, ठीक है। अपन ने ऐसे थोड़े देख लिए समझने के हिसाब से। तो ये पहला n = 1 2 3 4 और 5। उसके बाद में इसके नीचे वाला तत्व है हाफनियम है, और इसमें भी कितने टोटल 5 हैं, 1 6 हो जाएंगे इसमें, 2 3 4 5 और ये 6।
तो परमाणु की त्रिज्या यहाँ से 5 n = 5 तक तो यहाँ पे हो गए, और 5 के बाद में इतनी परमाणु की त्रिज्या बढ़ जानी चाहिए थी। जर्कोनियम से जब अपन हाफनियम में गए तो इसमें तो 5 ही कोष थे, तो परमाणु की त्रिज्या नाभिक से लेकर के इतनी थी। इसमें परमाणु की त्रिज्या नाभिक से लेकर 6वें कोष तक है, तो ये इतनी 5वें से 6वें जितनी इतनी त्रिज्या क्या हो गई, बढ़ गई। ये रियल में बढ़ ही जानी चाहिए थी, लेकिन बढ़ती नहीं है। और जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्या क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। बराबर होने का क्या कारण है, नॉर्मली अपन जब नीचे जाते हैं तो इस साइड से जब इस साइड जाते हैं तो एक ही परमाणु का अंतर आता है। इसमें कितने लैंथेनोइड के 14 तत्व आ जाएंगे, लैंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्व आएंगे, तो प्रभावी नाभिक के जो आवेश है वो अचानक से बढ़ता है, और उस बढ़ने की वजह से जो यहाँ पे जो 14 अतिरिक्त प्रोटॉन बढ़ेंगे, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये बाह्यतम कोष को अंदर की तरफ खींचता है। अंदर की तरफ खींचने से क्या होगा, ये यहाँ पे ना हो करके ये क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, यहाँ पर अंदर की साइड में आ जाएगा ये कोष। तो जितना ये 5वां कोष है उतना ही हो जाएगा। ये जो 6वां कोष है वो भी 5वें की साइड पास में आ जाएगा, मतलब ये सारे कोष अंदर की तरफ थोड़े थोड़े खिसक जाएंगे। और उसके खिसकने का कारण क्या है, लैंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्व है। तो उस लैंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्वों के कारण से परमाणु की त्रिज्या घट गई मतलब संकुचित हो गई, इसलिए इस प्रभाव का नाम हुआ लैंथेनोइड संकुचन। आपको क्या करना है, आपको क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा, जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्या मान लो ऐसे पूछा कि भाई बराबर क्यों होती है, आपको कारण क्या होता है, लैंथेनोइड संकुचन के कारण। ठीक है, लैंथेनोइड संकुचन क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। लैंथेनोइड श्रेणी के 14 तत्व आते हैं, उन 14 तत्वों की वजह से जो परमाणु की त्रिज्या है वो 4D से 5D में जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़नी चाहिए, बढ़ने के बजाय बराबर हो गई। उसका कारण क्या रहा, लैंथेनोइड संकुचन। तो ये चीज़ हुई। ठीक है, ये चीज़ पूछी जाती है परमाणु की त्रिज्या में। दो चीज़ें अपन ने पढ़ी हैं, एक बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा, है ना, और एक ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। बाएं से दाएं जाने पर मैग्नीज तक क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या घटती है। उसके बाद में तीनों तत्वों में Fe, C और Ni में परमाणु की त्रिज्या बराबर रहती है। उसके बाद में C और Zn की तरफ जाने पर परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। और इसका कारण क्या है, युग्मित इलेक्ट्रॉन पहले परमाणु की त्रिज्या घटती है नाभिक के आवेश बढ़ने के कारण से, उसके बाद में परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है किसके कारण से, बढ़ने का कारण क्या रहा, युग्मित इलेक्ट्रॉन। और फिर जब ज़्यादा ही युग्मन हो गए 9 और 10वें इलेक्ट्रॉन में C और Zn में, तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ गई। इसी प्रकार अपन बाएं से ऊपर से नीचे जाने पर क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाने का मतलब 3D से जब अपन 4D में जाएंगे, तो 3D से 4D में जाने पर जो परमाणु की त्रिज्या है, परमाणु की त्रिज्या, तो बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, परमाणु की त्रिज्या घटेगी, फिर बराबर रहेगी और फिर बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे जाने पर क्या रहेगी, परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी और फिर बराबर हो जाएगी। बराबर होने का कारण क्या है, लैंथेनोइड संकुचन। और लैंथेनोइड संकुचन क्या होता है, लैंथेनम के बाद में F ब्लॉक के आने वाले 14 अतिरिक्त तत्व है, उन अतिरिक्त तत्वों के कारण से क्या हो जाता है, लैंथेनोइड संकुचन आता है, मतलब परमाणु की त्रिज्या क्या हो जाती है, संकुचित हो जाती है। अब अपन देखेंगे क्या आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या फिर आयनिक विभव। अब देखो आयनन ऊर्जा क्या होती है, किसी भी गैसीय विलगित परमाणु से या किसी भी गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं अपन, आयनन ऊर्जा या आयनिक विभव या फिर आयनन एंथैल्पी। अब देखो गैसीय विलगित परमाणु के बाह्यतम कोश से, तो ये चीज़ें तो अपन जानते हैं कि बाह्यतम परमाणु का बाह्यतम कोश कौन सा है, गैसीय विलगित परमाणु। ठीक है, परमाणु आप जानते हो। अब गैसीय का मतलब गैसीय ही होना चाहिए। अगर अपन आयनन ऊर्जा का अध्ययन कर रहे हैं या किसी से बाह्यतम कोश से इलेक्ट्रॉन के लिए निकालने के लिए कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी, तो जिस परमाणु से अपन निकाल रहे हैं वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, लिक्विड या द्रव अवस्था में, या फिर अपन ये कहें कि भाई ठोस अवस्था में वो नहीं होना चाहिए, गैसीय अवस्था में ही होना चाहिए। अगर वो ठोस अवस्था में है तो पहले उसको गैसीय अवस्था में लेकर के आओ, और उस गैसीय अवस्था में उससे एक इलेक्ट्रॉन जितना निकालने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होगी उसको बोलते हैं आयनन ऊर्जा। विलगित का मतलब होता है अकेला परमाणु, उसके आसपास में और कुछ नहीं होना चाहिए, कोई दूसरा परमाणु नहीं होना चाहिए, उस अकेले परमाणु से
निकालने के लिए आइसोलेट किया हुआ होना चाहिए, कि उससे इलेक्ट्रॉन से परमाणु ने उस परमाणु से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको बोलते हैं अपन आयनन ऊर्जा या आयनन एंथैल्पी या फिर आयनिक विभव। अब देखिए जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उन तत्वों में ऊपर से नीचे जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा, और बाएं से दाएं जाने पर आयनन ऊर्जा का मान बढ़ेगा या घटेगा। देखिए आयनन जो त्रिज्या है या जो परमाणु की त्रिज्या है वो और आयनन जो ऊर्जा है वो एक दूसरे से एकदम रिलेटेड होते हैं। जैसे मान लो ये परमाणु है कोई, ये परमाणु का वो नाभिक है, मान लो ये स्कैंडियम का ही क्यों ना हो, और उसके बाद में ये बाह्यतम बाहर की साइड में क्या है कोष है, और ये सबसे बाह्यतम कोष है। तो बाह्यतम कोष से ये जो परमाणु है वो गैसीय अवस्था में होना चाहिए, विलगित होना चाहिए, अकेला होना चाहिए। उससे एक इलेक्ट्रॉन पृथक करने के लिए जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होगी उस ऊर्जा को क्या बोलते हैं, आयनन ऊर्जा बोलते हैं। अब ये जो परमाणु है उस परमाणु से त्रिज्या मान लो इसकी ये है, जो बाह्यतम कोष की जो दूरी है नाभिक से उसी को क्या बोलते हैं, परमाणुवीय त्रिज्या। अगर मान लो ये बाह्यतम कोष ना हो और बाह्यतम कोष ये हो, मतलब परमाणु इतना ही हो, तब त्रिज्या बाह्यतम जो परमाणु है उसकी त्रिज्या ये हो जाएगी। अब दो अलग अलग परमाणु मान लो, एक बार यहाँ पे एक बार यहाँ पे, ये भी नाभिक से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है और ये भी नाभिक से बंधा हुआ इलेक्ट्रॉन है। यहाँ से इलेक्ट्रॉन को निकालने की ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी या फिर यहाँ से, तो ये नाभिक से अधिक दूरी पर है तो निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। ये नाभिक के अधिक पास में तो इसको निकालने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी। तो नाभिक के कोई परमाणु जितना पास में होता है उससे इलेक्ट्रॉन को पृथक करने के लिए उतनी अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है, और नाभिक के जितनी अधिक दूरी पर होता है उस इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए उतनी ही कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है। तो कुल मिला के बात ये हुई कि त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा, त्रिज्या का मान जितना अधिक होगा आयनन ऊर्जा का मान उतना ही कम होगा, या फिर त्रिज्या का मान जितना कम होगा आयनन ऊर्जा का मान क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, तो ये जो त्रिज्या है वो आयनन ऊर्जा के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो आयनन ऊर्जा है उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपाती होती है। अगर त्रिज्या बड़ी है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, कम। त्रिज्या कम है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, अधिक होगी। तो अब अपन त्रिज्या यहाँ से लेकर के मैग्नीज तक पढ़ चुके हैं कि त्रिज्या लगातार क्या होती है, घटती है। क्या होती है, परमाणु की त्रिज्या लगातार घटती है। तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, आयनन ऊर्जा लगातार क्या होगी, बढ़ेगी। आयनन ऊर्जा लगातार बढ़ेगी। Fe, CO और Ni इनकी त्रिज्या क्या होती है, बराबर। तो आयनन ऊर्जा भी क्या होगी, लगातार। इनकी तीनों की लगभग बराबर सी होगी। उसके बाद में इन दोनों में से इसकी त्रिज्या अधिक और इसकी त्रिज्या और अधिक, इनकी त्रिज्या क्या होती है, लगातार बराबर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगी, आयनन ऊर्जा घटेगी। इसमें क्या होगी, आयनन ऊर्जा घटेगी क्योंकि त्रिज्या बढ़ रही है। तो अगर त्रिज्या आपने अच्छे से पढ़ ली तो आयनन ऊर्जा में कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है, एकदम आसान सी बात है। मैग्नीज तक लगातार त्रिज्या घटेगी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और FeCO Ni की त्रिज्या लगभग बराबर होगी। और उसके बाद में Cu और जो Zn है उसमें आयनन ऊर्जा क्या होगी, लगातार इन दोनों की त्रिज्या क्या होगी, घटेगी। और घटने का क्या कारण है कि यहाँ पे त्रिज्या बढ़ रही है, यहाँ त्रिज्या बराबर है तो बराबर रहेगी, और यहाँ पे त्रिज्या घट रही है तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में डी ब्लॉक से एक फेमस क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ये जो तीसरा जो वर्ग है, इस तीसरे वर्ग के अंदर आयनन ऊर्जा का मान लगातार घटता है, जबकि इस तीसरे वर्ग के अलावा डी ब्लॉक के जितने भी तत्व हैं उनमें आयनन ऊर्जा का मान लगातार घटता नहीं है। लगातार घटता क्यों नहीं है, देखो 3D से ये 3D श्रेणी हुई, या चौथा आवर्त हुआ। उसके बाद में ये 4D श्रेणी हुई,
और अपन ने अभी अभी क्या देखा कि ZR और HF की त्रिज्या क्या होती है, बराबर। TI और ZR, TI से ZR की त्रिज्या बड़ी होगी और ZR से HF की त्रिज्या बड़ी होगी, ठीक है, होनी चाहिए बड़ी, लेकिन होती क्या है, बराबर। तो TI उससे बड़ी त्रिज्या होगी जर्कोनियम की टाइटेनियम से, और फिर इन हाफनियम की और जर्कोनियम की जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बराबर होगी। ये किसका क्रम है, त्रिज्या का। ये अपने अभी जस्ट देखा। तो जो आयनन ऊर्जा है वो त्रिज्या के क्या होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जो टाइटेनियम है उससे जर्कोनियम जो है उसकी आयनन ऊर्जा का मान कम होगा, और इस जो ZR जो HF है इनकी त्रिज्या का मान या तो कम होगा या फिर लगभग बराबर होगा, ठीक है। इससे ये त्रिज्या बढ़ती है तो आयनन ऊर्जा घट जाएगी। अब इसकी त्रिज्या रियल में क्या हुई, घटी, तभी तो ये दोनों बराबर हुए, है ना। तो आयनन ऊर्जा का मान या तो इन दोनों को बराबर करो या फिर क्या करोगे, आयनन ऊर्जा का मान जर्कोनियम से हाफनियम का क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो ऐसे क्रम चलता है आयनन ऊर्जा का, ठीक है। तो त्रिज्या से जस्ट रिलेट करके अपन पढ़ सकते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल बना करके। अपन बाएं से दाएं जाएंगे, त्रिज्या घटेगी, आयनन ऊर्जा बढ़ेगी। उसके बाद में इनकी त्रिज्या बराबर होती है तो आयनन ऊर्जा आंशिक बड़ी होती है वैसे आयनन ऊर्जा, लेकिन अपन इसको बराबर मान। तो ऊपर से नीचे अपन जाएंगे तो 3D से 4D के अंदर अपन जाएंगे तो क्या होगी, त्रिज्या बढ़ेगी। फिर 4D से 5D में जाएंगे तो त्रिज्या बराबर, तो आयनन ऊर्जा इन्वर्सली रहेगी। तो 3D से 4D में जाने पर आयनन ऊर्जा का मान घटेगा। और फिर देखो ये दोनों त्रिज्याएं क्या हुई, बराबर हुई। तो ये जो हाफनियम है उसकी त्रिज्या घटी, तभी तो जर्कोनियम के बराबर हुई, नहीं तो बड़ा होना चाहिए था। तो इसकी घटी तो आयनन ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। और ये ऐसे नहीं भाई, ये जितनी घटती है उतनी नहीं बढ़ती है तो, लेकिन ये हल्की सी बढ़ती है, ठीक है। इसको या तो बराबर या आंशिक बराबर, लेकिन अगर पूछे भाई बढ़े या घटी, तभी तो फिर ये बढ़ेगी ही, घटेगी नहीं, ठीक है। तो ये दो चीज़ें हुई। इसके बाद में अपने एक क्वेश्चन पूछा जाता है इस चैप्टर के अंदर से कि भाई जो 3D वर्ग है या जो तीसरा जो वर्ग है ना, इस तीसरे वर्ग के अंदर जैसे मान लो इसके हिसाब से अगर अपन देखें, इसके हिसाब से तो 3D से 4D में त्रिज्या बढ़ी, ठीक है, इसमें बढ़ी। फिर 4D से 5D में त्रिज्या बराबर, तो इन दोनों की त्रिज्या बराबर कितनी, लेकिन ये बराबर नहीं होती है, लगातार त्रिज्या बढ़ती है। और लगातार त्रिज्या बढ़ने का कारण क्या है, तो इसका कारण उसी चीज में छिपा है कि इसकी त्रिज्या बराबर क्यों होती है। देखो इसके हिसाब से जर्कोनियम और हाफनियम की त्रिज्या बराबर हुई, तो इसके बराबर होने का कारण क्या था, इन दोनों के बराबर होने का कारण ये है कि इसमें लैंथेनोइड संकुचन पाया जाता है। यानी कि इससे पहले लैंथेनम के बाद में यहाँ पे F ब्लॉक के 14 तत्व आते हैं। F ब्लॉक के कितना तत्व आते हैं, 14 तत्व आते हैं। उसकी वजह से क्या होती है, ये जो त्रिज्या होती है लैंथेनम के बाद वाले जो तत्व है उनकी त्रिज्या 4D और 5D की त्रिज्या बराबर होती है। लेकिन ये 14 तत्व है या जो लैंथेनोइड संकुचन आता है वो लैंथेनम के बाद में आता है, इसलिए लैंथेनोइड संकुचन तीसरे वर्ग के अंदर नहीं लगेगा। लैंथेनोइड संकुचन तीसरे वर्ग के अंदर नहीं लगेगा, क्योंकि लैंथेनम के बाद वाले तत्व आते हैं उनको लैंथेनोइड श्रेणी कहते हैं, और इनके बाद आने वाले 14 तत्वों के कारण से परमाणु की त्रिज्या बढ़ती है। तो लैंथेनोइड संकुचन जो लगेगा वो तीसरे वर्ग में नहीं लगेगा, पहले में भी नहीं लगेगा और दूसरे में भी नहीं लगेगा। तो पहले, दूसरे और तीसरे वर्ग में लैंथेनोइड संकुचन नहीं लगता। उसके बाद में आगे के सारे में, मतलब पूरे डी ब्लॉक में, पूरे पी ब्लॉक में क्या लगता है, लैंथेनोइड संकुचन लगेगा। तो इसकी त्रिज्या लगातार क्या हो रही है, बढ़ रही है, और बढ़नी भी चाहिए क्योंकि कोषों की संख्या लगातार बढ़ रही है, तो इसकी परमाणु की त्रिज्या लगातार बढ़ रही है। तो जो आयनन ऊर्जा है वो क्या होना चाहिए, लगातार घटना चाहिए, और होता भी यही है। आयनन ऊर्जा लगातार क्या होती है, घटती है, और त्रिज्या जो है या जो परमाणुीय त्रिज्या है वो क्या होती है, लगातार बढ़ती है। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें 4D से 5D में जाने पर परमाणु की त्रिज्या बराबर हो जाती है, या फिर ये कहा जाता है कि आयनन ऊर्जा का मान बढ़ता है। लेकिन तीसरे वर्ग के तत्वों के अंदर ऊपर से नीचे जाने पर लगातार आयनन ऊर्जा का मान घटता है, ऐसा क्यों? तो ऐसा क्यों, इसमें ऐसा क्यों होता है, पहले ये देख लो
इसमें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि भाई लैंथेनोइड संकुचन है, इसमें क्यों नहीं होता है, इसमें लैंथेनोइड संकुचन नहीं है। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है भाई तीसरे वर्ग के अंदर तो लगातार आयन ऊर्जा घटती है और इसमें आयन ऊर्जा में विचलन पाए जाते हैं या परिवर्तन पाए जाते हैं, लगातार नहीं घटती है, एक बार बीच में मतलब 3D से 4D की ज़्यादा होगी और 3D से 4D की कम होगी और 4D से 5D की ज़्यादा होगी। तो इसमें तो ये परिवर्तन या विचलन पाया जाता है, लेकिन 3D जो तीसरा वर्ग उसमें विचलन नहीं पाया जाता है। इसका कारण क्या है, लैंथेनोइड संकुचन। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके अलावा ये क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो मान लो क्रोमियम है, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा 3d5 4s1। तो और जो मैग्नीज है उसका होगा 3d5 4s2। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो क्रोमियम है उसकी तो +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है और जो मैग्नीज है उसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है ना। क्यों? तो कारण आपके सामने ही है। इसमें से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, अर्धपूरित 3D इलेक्ट्रॉन बचेंगे 5, तो अर्धपूरित विन्यास है, ज़्यादा स्थायी रहेगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा तो फिर ये 3d5 बचेगा, तो ज़्यादा स्थायी यही रहेगा, है ना। ये क्वेश्चन ना पूछा जाए तो फिर क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा कि क्रोमियम +2 और जो Mn+2 मैग्नीज +2 है, उन दोनों में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होगी। तो क्रोमियम +2 जो है वो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगी, क्योंकि एक इसमें से और एक इसमें से, तो 3d4 बचेंगे यहाँ पे। तो अर्धपूरित विन्यास क्या हो जाएगा, भंग हो जाएगा, अर्धपूरित विन्यास नहीं रहेगा, तो ज़्यादा स्थायी नहीं रहेगी। ज़्यादा स्थायी कौन सी रहेगी, Mn+2 या मैग्नीज +2 ज़्यादा स्थायी रहेगी। इसके अलावा एक क्वेश्चन यहाँ से ऐसे पूछा जाता है कॉपर वाले से कि Cu+1 Cu+2 की तुलना में ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था क्यों होती है। तो Cu+1 में क्या होता है 3d10 4s1 और इसमें क्या होता है 3d9 4s0। अब +1 है तो यहाँ से 0 कर दो, ये दोनों हुए। अब इसमें यह पूछा जाता है भाई +1 ऑक्सीकरण अवस्था +2 से ज़्यादा स्थायी क्यों है। तो +2 ज़्यादा स्थायी क्यों नहीं है, 3d9 है, इसमें क्या है 3d10। तो अर्धपूरित, ये जो पूर्णपूरित विन्यास है, मतलब पूर्णपूरित का मतलब क्या हुआ कि इसमें तो 3d है, वो जो उपांत्य कोश है वो पूरा भरा हुआ है, इसकी वजह से ये क्या है ज़्यादा स्थायी है। तो ये इस तरह से क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। ये आयनन ऊर्जा या आयनिक विभव हुआ। अपन ने अब तक इस चैप्टर में क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, त्रिज्या और आयनिक विभव। तो जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो अपन ने देखा, उसके बाद में त्रिज्या देखा, त्रिज्या में विचलन देखा, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगा और ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा। उसके बाद में अपने आयनिक विभव, उसकी डेफिनेशन देखी और त्रिज्या से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ये चीज़ देखी, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होता है और बाएं से दाएं जाने पर क्या होता है ये चीज़ देखी। उसके बाद में अपन नेक्स्ट चीज़ देखेंगे उत्प्रेरकीय गुण। उत्प्रेरकीय गुण, उत्प्रेरकीय गुण होते क्या हैं, मतलब ये जो तत्व हैं वो उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। लेकिन उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बदल देते हैं, या फिर अपन ये कहें कि जो रासायनिक अभिक्रिया है उसकी, जो रासायनिक अभिक्रिया है उसके वेग को बदल करके उसमें लगने वाला जो समय है उसको क्या कर देते हैं, कम। कई उत्प्रेरक ऐसे होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया के वेग को बढ़ा देते हैं, कई घटा देते हैं। तो अपन उत्प्रेरकीय गुण देखेंगे। अब जो डी ब्लॉक के तत्व है वो उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं। क्वेश्चन ये आता है कि उत्प्रेरकीय गुण क्यों दर्शाते हैं, इनमें ये वो कौन सी विशेषताएं हैं जो डी ब्लॉक के तत्व तो दर्शाते हैं, एस और पी ब्लॉक के लिए तत्व है उत्प्रेरकीय गुण नहीं दर्शाते हैं। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें उत्प्रेरकीय गुण दर्शाते हैं, इसका कारण पूछा जाता है। या फिर अगर ऐसे पूछे भाई कौन से वर्ग के, कौन से ब्लॉक के तत्व दर्शाते हो, डी ब्लॉक के तत्व, सिंपल हो जाता है। तो इसके उत्प्रेरकीय गुण दर्शाने का पहला कारण है इनका आकार छोटा, छोटा आकार, ठीक है। दूसरा इसका क्या कारण होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा कारण होता है इसका रिक्त डी
उपकोष, रिक्त डी उपकोष। ठीक है, तो ये 3 कारण आप अपने इसको बता सकते हैं कि ये पूछा जाता है उत्प्रेरक के गुण क्यों दर्शाते हैं। तो इसका कारण क्या है, छोटा आकार होता है, परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, और रिक्त डी इनका जो क्या होता है, उपकोष होता है। उसके बाद में मिश्र धातु, मिश्र धातु क्या होती है, जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनकी 2 या 2 से अधिक धातुएं आपस में मिलकर के क्या होती है, आपस में मिक्स होकर के एक मिश्र धातु बनाती है ना। तो 2 या 2 से अधिक जो धातु है उनका जो मिक्सचर है, उनका जो मिश्रण है, उसको ही क्या बोलते हैं, मिश्र धातु बोलते हैं। जैसे Cu प्लस Sn ये मिश्र धातु बनाएंगी, Cu प्लस Zn ये मिश्र धातु बनाएंगे, एल्युमिनियम प्लस Ni प्लस कोबाल्ट ये मिश्र धातु बनाते हैं। जो Al, Ni और Cu है इसको क्या बोलते हैं, जर्मन सिल्वर बोलते हैं। क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो जर्मन सिल्वर है उसमें कितना % सिल्वर या चांदी होती है, तो उसमें 0% सिल्वर या चांदी होती है। ठीक है, तो ये मिश्र धातु हुई। उसके बाद में संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति, इसमें भी क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संकुल यौगिक बनाते हैं, इसका कारण क्या है। तो जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनके संकुल यौगिक बनाने का कारण क्या है, संकुल यौगिक बनाने का कारण, यह क्वेश्चन पूछा जाता है कि संकुल यौगिक डी ब्लॉक के जो यौगिक हैं या जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो संकुल यौगिक क्यों बनाते हैं। तो संकुल यौगिक बनाने का कारण क्या है, इनका एक तो होता है वही छोटा आकार, छोटा आकार, और इसका दूसरा कारण होता है उच्च आयनिक विभव, उच्च आयनिक विभव। आपको अगर ऐसे पूछा जाए कि डी ब्लॉक के जो तत्व हैं वो डी ब्लॉक के तत्व संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति क्यों रखते हैं, तो इसका पहला कारण है छोटा आकार, और दूसरा क्या कारण है, उच्च आयनिक विभव, मतलब उनका जो आवेश है और जो त्रिज्या है उसका अनुपात क्या होता है, अधिक होता है। उसकी वजह से ये डी ब्लॉक के तत्व क्या दर्शाते हैं, संकुल यौगिक बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। तीसरा जो 7वां इनका जो गुणधर्म है वो है रंग की प्रवृत्ति। रंग की प्रवृत्ति का मतलब होता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं वो रंगीन क्यों होते हैं, रंगीन क्यों होते हैं, और इस रंगीन होने का कारण है डी ब्लॉक के तत्वों में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का पाया जाना, यानी कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, और इन अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों के पाए जाने की वजह से ही इनमें रंग की प्रवृत्ति होती है, मतलब यह यौगिक रंग दर्शाते हैं। अगर किसी भी यौगिक के अंदर या किसी भी तत्व के अंदर अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मतलब अभी अपन ने जो देखा था, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन है, एक कक्षक में एक ही इलेक्ट्रॉन है, उसको अयुग्मित इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। तो उसमें क्या होगी, रंग की प्रवृत्ति होगी, वो जो यौगिक होंगे वो रंग दर्शाएंगे। ठीक है, जैसे मान लो अपने पास में कोई ऐसे है मैग्नीज है, उसका अपन ने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा 3d7 4s2 3d6 4s2। तो इसमें अब जो D है उसके 5 कक्षक, उसमें 6 इलेक्ट्रॉन, ये 6 इलेक्ट्रॉन, n इक्वल टू कितने हैं, इसमें 4 हैं। n इक्वल टू अगर 4 हैं s के, तो ये 2 ऐसे कैसे बढ़, तो ये तो दोनों क्या हो गए, युग्मित, युग्मित, ये भी दोनों युग्मित हो गए। अयुग्मित इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 4, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन 4, तो इन 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की वजह से क्या होगा, ये रंग दर्शाते हैं। ठीक है, रंग दर्शाने का कारण क्या होता है, जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है वो ऊर्जा ग्रहण करके उच्च ऊर्जा स्तरों में चले जाते हैं, वहाँ से जब वो वापस से लौटते हैं तो वापस लौटते समय क्या, ऊर्जा का वापस उत्सर्जन करते हैं, और उस उत्सर्जन की वजह से क्या होता है, रंग की ये प्रवृत्ति दर्शाते हैं। तो ये डी ब्लॉक के तत्वों में अपन ने कुछ चीज़ें पढ़ी। इसके बाद में डी ब्लॉक के तत्वों में एक और चीज़ होती है ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था, ऑक्सीकरण अवस्था।
देखो ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है कि उस तत्व ने कितने इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, वो उसकी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। उच्च ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि उसने अधिक इलेक्ट्रॉन त्यागे हैं। निम्न ऑक्सीकरण अवस्था का मतलब होता है कि उन्होंने कम इलेक्ट्रॉन त्यागे। जैसे Mn+2 है तो उसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए। अब +2 ऑक्सीकरण अवस्था में Mn+7 है तो उसने 7 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए, तो +7 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसमें एक ऑक्सीकरण अवस्था में एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनमें से अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन सा तत्व दर्शाता है, तो वो 3D श्रेणी में दर्शाता है मैग्नीज +7। ये इसकी क्या होती है, अधिकतम 3D श्रेणी के तत्वों में मैग्नीज की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है। क्वेश्चन आपको ऐसे पूछा जाएगा कि 3D श्रेणी में अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो मैग्नीज दर्शाता है। कितनी दर्शाता है, +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, पूरे डी ब्लॉक के अंदर ऑस्मियम +8 दर्शाता है। ठीक है, लेकिन ये पूछा नहीं जाता है। आपको इसी क्वेश्चन का ध्यान रखना है कि अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था कौन दर्शाता है, तो जो 3D श्रेणी है उसमें अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 दर्शाता है और मैग्नीज दर्शाता है। ठीक है, उसके इनकी जो ऑक्सीकरण अवस्था होती है, इसमें एक क्वेश्चन स्कैंडियम से पूछा जाता है, या फिर जो तीसरा वर्ग है इससे पूछा जाता है। तीसरा वर्ग इससे पूछा जाता है। देखो स्कैंडियम +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है। ठीक है, और जो जिंक है यहाँ पे और इसके जो नीचे जो भी तत्व हैं वो क्या, इसके में भी यही स्कैंडियम और इससे नीचे आने वाले तत्व है। इसमें लैंथेनम, एक्टिनियम और ये यट्रबियम है। Zn है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है जो ज़्यादा स्थायी होती है। इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। इसी तरह से जो टाइटेनियम है वो +2 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शा सकता है और +4 भी दर्शा सकता है ना। इसी तरह वेनेडियम है वो +2 दर्शा सकता है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है, +4 भी दर्शा सकता है ना। इस तरह से दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो तीसरे वर्ग के तत्व है जो स्कैंडियम है वो +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है और +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी कभी कभी दर्शाता है। स्कैंडियम का पहले इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखो 3D1 4s2। अब क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इसमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है ये और +1 ऑक्सीकरण अवस्था भी दर्शाता है। यह पूछा जाता है इसमें कि +1 और +3 दोनों में से ज़्यादा स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी है। इसका कारण क्या है, अगर यहाँ से ये 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब ये कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था +1 दर्शाएगा, कब, जब इसमें से केवल 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा। +2 कब दर्शाएगा ये, जब ये S वाले दोनों इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे। और +3 कब दर्शाएगा, जब दोनों तो S के और एक D के तीनों इलेक्ट्रॉन जाएंगे तब +3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाएगा। क्वेश्चन ऐसे पूछा जाता है भाई +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही ज़्यादा स्थायी क्यों होता है, या फिर ऐसे पूछा जाता है कि स्कैंडियम के ऑक्सीकरण सामान्यतः कौन सी ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाता है, तो सामान्यतः जो बार बार वही दर्शाएगा वही उसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होगी। तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था ही क्या होगी, सामान्यतः वो दर्शाएगा। तो सामान्यतः क्यों दर्शाता है ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो सामान्यतः 3 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने का जो कारण है वो क्या होता है, अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो उसके बाद में इसके पास में इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, ये कितने रहेंगे 18, और 18 पे कौन आता है, आर्गन आता है। और आर्गन क्या है, अक्रिय गैस है, अक्रिय गैस है। और अक्रिय गैस क्या होती हैं, स्थायी होती हैं कि नहीं होती हैं, अक्रिय गैस स्थायी होती हैं। ठीक है, तो 18, 36, 54, 86 ऐसे स्थायित्व होता है इनका, है ना। ये वाली लास्ट वाली हीलियम,
ये वाली, ये सारी क्या है, अक्रिय गैसें हैं और किसी से क्रिया नहीं करती है। इनका जो विन्यास होता है वो क्या होता है, स्थायी होता है। तो आर्गन कितने पे आती है, 18 पे, ये 10, 2, 36, 54 और ये 86। तो ये जो तत्व है कोई भी इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके या त्याग करके इस इतने इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेगा, जैसे 86 ग्रहण कर लिए किसी ने, या फिर 54 या फिर 36 या फिर आर्गन या फिर 10 या फिर 2, तो वो क्या होता है, स्थायी विन्यास होता है। अभी इनमें से जैसे 3 इलेक्ट्रॉन त्यागे तो 8 हुए, 18 इलेक्ट्रॉन बचे, तो मतलब अक्रिय गैस विन्यास इसने प्राप्त कर लिया। तो अक्रिय गैस विन्यास प्राप्त कर लिया, इसका मतलब ये क्या हो गया, स्थायी हो गया। इसलिए इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी होगी, यही होगी। कौन सी होगी, +3 वाली इसकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। तो ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर इसके बाद में ऐसे पूछा जाता है कि जो जिंक है ना, ये जिंक इसके +2 ऑक्सीकरण अवस्था इसकी स्थायी क्यों होती है, तो इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था स्थायी होने का कारण ये है, अगर इसने 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दिए तो ये कितने नंबर पे आ जाएगा। अब इसका अंदर वाला कोष देखो, ये 3D10 तो पूरा भरा हुआ है, तो पूर्ण पूरित विन्यास है। इस पूर्ण पूरित विन्यास की वजह से इसको क्या बोलते हैं, इस पूर्ण पूरित विन्यास की वजह से इसकी +2 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है, इसकी +3 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है ना। इसी तरह से अपने कॉपर की देखिए +1 ऑक्सीकरण अवस्था ज़्यादा स्थायी होती है। तो अर्धपूरित भी ज़्यादा स्थायी होगी, या पूर्ण पूरित पे या फिर अक्रिय गैस विन्यास पे। इन तीनों में से सबसे ज़्यादा स्थायी जो होती है वो अर्धपूरित पूर्ण पूरित वाली नहीं होती है, सबसे स्थायी होती है अक्रिय गैस विन्यास। अक्रिय गैस विन्यास अगर कोई भी तत्व प्राप्त करता है तो वो सबसे स्थायी उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसके बाद में अपन इस चैप्टर के अंदर क्या देखेंगे, ये जो डी ब्लॉक के तत्व हैं उनका एक और नाम होता है, कौन सा, संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व। और जो डी ब्लॉक के तत्वों को, अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो डी ब्लॉक के तत्व है उनको संक्रमणशील तत्व है या संक्रमण श्रेणी के तत्व है क्यों माना जाता है। तो इसका कारण क्या बताया जाता है कि इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं, और अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा पाते हैं, और इसलिए इनको क्या बोलते हैं, संक्रमण तत्व बोलते हैं। फिर इसमें क्या पूछा जाता है कि जो एफ ब्लॉक के तत्व हैं उनको अंतः संक्रमण तत्व क्यों बोला जाता है। तो इसके 2 छोटे छोटे रीजन होते हैं। एफ ब्लॉक के तत्व स्थित कहाँ होंगे, यहाँ पे तीसरे वर्ग के अंदर स्थित होंगे। उसके बाद में ये चौथा वर्ग शुरू होगा, उसमें यहाँ पे ZR और यहाँ पे HF, तो यहाँ पे आएंगे। इस लैंथेनम और HF के बीच में एक्टिनियम और इसके नीचे वाला जो तत्व है उनके बीच में F ब्लॉक के तत्व आएंगे। तो इसका एक सीधा कारण तो ये बताया जाता है कि जो D ब्लॉक के तत्व हैं उसके अंदर स्थित होते हैं F ब्लॉक के तत्व, इसलिए इनको क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण के तत्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंतः संक्रमण तत्व बोलते हैं। ठीक है, कि ये F जो D ब्लॉक है उसके बीच में स्थित है। एक क्वेश्चन इसमें यह पूछा जाता है कि जो D ब्लॉक के तत्व हैं वो उनमें से कौन से तत्व ऐसे हैं जिनको संक्रमण तत्वों की श्रेणी में नहीं माना जाता है। तो इसमें क्या आएगा, ये लास्ट वाले तत्व आएंगे। ये जो तत्व हैं Zn, Cd और Hg, इनको संक्रमण श्रेणी के तत्व नहीं माना जाता है, और इसका कारण क्या है, इनका पूर्ण पूरित विन्यास होता है 3D10 4s2, तो इसमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, तो इसको क्या नहीं माना जाता है, वो संक्रमण श्रेणी के तत्व है, इनको नहीं माना जाता है। ठीक है, उसके बाद में इसमें अपन क्या देखेंगे, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति और इनकी क्षारीय प्रवृत्ति और देखेंगे अपन। इस डी ब्लॉक के तत्वों की अगली जो 90वीं प्रवृत्ति है वो अम्लीय व क्षारीय गुणधर्म, अम्लीय व क्षारीय गुणधर्म। देखो, अम्लीय गुणधर्म का मतलब क्या होता है, अगर कोई भी यौगिक है और वह यौगिक अगर H+ त्यागता है या फिर हाइड्रोजन आयनों को त्यागता है या फिर क्या करता है, लोन पेयर को ग्रहण करता है या इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण करता है, तो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, अम्लीय होती है। अगर लोन पेयर को ग्रहण ना करके लोन पेयर को त्यागता है तो उनकी प्रवृत्ति क्या होती है, क्षारीय होती है। या फिर क्षारीय प्रकृति एक और चीज़ से अपन दर्शाते हैं कि जो जितना OH- यानी कि हाइड्रोक्साइड आयनों को जितना अधिक त्यागेगा उतनी उसकी प्रवृत्ति क्या होगी, क्षारीय प्रकृति होगी।
तो हाइड्रोक्साइड आयनों को त्यागने का एक सीधा कंसेप्ट देखो आप। मान लो कोई भी तत्व है A, इसकी ये परमाणु त्रिज्या है और इससे OH जुड़ा हुआ है। दूसरा कोई तत्व है B, इसकी ये परमाणु त्रिज्या है और इससे OH यहाँ पे जुड़ा हुआ है। अब OH आसानी से कौन त्यागेगा, A या B? ये कोई तत्व नहीं, अपने से मान लिया। अब देखो ये OH त्यागे एक तो, और एक ये OH त्यागे। इसका कुल मिला के आप ऐसे देखो कि यहाँ पे कोई तत्व है और ये भी कोई तत्व है, इन दोनों ने ऐसे बंधे हुए हैं, तो ये इनके बीच की दूरी है ये पेन के जितनी। दूसरे कोई तत्व इतने हैं और वो ऐसे पास पास से बंधे हुए हैं। अब देखो अगर मैंने इस पेन को ऐसे पकड़ लिया तब इसका छोड़ना या फिर इसका छोड़ना आसान होगा, या फिर यहाँ से मैंने पकड़ रखा तब इसका छोड़ना आसान होगा। मान लो ये OH है और ये कोई तत्व है, तो एक बार तत्व यहाँ से पकड़ा हुआ है और ये इसके बीच की जो है वो बंध लंबाई है, तो यहाँ से इसको OH त्यागना, और एक इसको मैंने ऐसे पास से पकड़ा हुआ है ऐसे, है ना, फिर एक OH त्यागना, तो लास्ट के कोने के ऊपर की स्थिति OH को आसानी से त्यागेगा। मतलब अगर बंध लंबाई जितनी अधिक होगी उतना ही OH आसानी से त्याग देगा। ठीक है, तो बंध लंबाई OH की जितनी अधिक होगी, ये बंध लंबाई ये जितनी अधिक होगी उतना ही OH आसानी से त्यागेगा। या फिर मैं ऐसे कह दूं कि परमाणुवीय जो त्रिज्या है, परमाणुवीय त्रिज्या है वो जितनी अधिक होगी, परमाणुवीय त्रिज्या जितनी अधिक होगी OH उतना ही आसानी से त्याग देगा, और OH जितना या हाइड्रोक्साइड आयन जितना आसानी से त्यागेगा, क्षारीय प्रवृत्ति क्या होगी उतनी ही अधिक होगी। तो परमाणुवीय त्रिज्या जितनी बढ़ेगी क्षारीय जो प्रकृति होगी उतनी ही बढ़ेगी। अब आप जानते हैं कि अगर क्षारीय प्रवृत्ति बढ़ेगी तो अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, अम्लीय प्रवृत्ति कम होगी। ठीक है, अब अपन इन चीज़ों को लागू करते हैं किसमें, डी ब्लॉक के तत्वों में। ये चीज देखो, डी ब्लॉक के जो तत्व हैं उसमें अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो परमाणुवीय त्रिज्या क्या होती है, घटती है। तो परमाणु त्रिज्या घटेगी तो OH त्यागेंगे क्या, नहीं त्यागेंगे। अगर OH नहीं त्यागेंगे तो क्षारीय प्रकृति क्या होगी, कम, और अम्लीय प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। अम्लीय प्रवृत्ति बढ़ेगी और क्षारीय प्रवृत्ति घटेगी। ठीक है, तो सिंपल सा क्या याद रखना है कि डी ब्लॉक के तत्वों में या एफ ब्लॉक के तत्वों में, ये कंसेप्ट सब जगह लागू होता है, चाहे किसी ब्लॉक में लगा दो। ठीक है, तो अगर अपन बाएं से दाएं जाएंगे तो त्रिज्या घटेगी, तो जो तत्व है वो और जो OH है वो, उन दोनों के बीच की बंध लंबाई क्या हो जाएगी, कम। अगर बंध लंबाई कम होगी तो ये OH को त्यागने की जो प्रवृत्ति है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। OH माइनस त्यागने की प्रवृत्ति क्या हो जाएगी, कम। तो क्षारीय गुण क्या हो जाएंगे, कम, और अम्लीय गुण क्या हो जाएंगे, ज़्यादा। अगर अपन ऊपर से नीचे जाएंगे तो एक एक कोष बढ़ेगा, तो जो त्रिज्या है वो क्या होगी, बढ़ेगी। तो बंध लंबाई जो है कौन कौन सी की, बंध लंबाई किसकी, A, या फिर अपन ऐसे बोलेंगे ए अपन किसी एलिमेंट E लिख लेते हैं, E किसी तत्व के लिए, और OH है उसकी बंध लंबाई क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर बंध लंबाई बढ़ेगी तो जो हाइड्रोक्साइड आयन है उसको त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, उसको त्यागने की प्रवृत्ति क्या होगी, बढ़ेगी। तो क्षारीय गुणधर्म क्या होंगे, बढ़ेंगे। इतनी सी चीज़ है। तो कुल मिला के इसमें क्या याद रखना है, बाएं से दाएं जाने पर क्या होगी, अम्लीय गुण बढ़ेंगे, क्षारीय गुण घटेंगे। ऊपर से नीचे जाने पर क्या होगा, ये जो बंध लंबाई है एलिमेंट और जो OH है वो बढ़ेगी, तो OH त्यागने की प्रवृत्ति बढ़ेगी, तो क्षारीय गुणधर्म क्या होंगे, बढ़ेंगे, और अम्लीय गुणधर्म क्या होंगे, घटेंगे। अम्लीय गुणधर्म घटेंगे, अम्लीय गुणधर्म क्या होंगे, घटेंगे। तो अपन ने कुल मिलाकर के ये जो डी ब्लॉक है उसमें करीब करीब लगभग सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।